हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत ऐतिहासिक खोज व्यूह रचना के विषय में अध्ययन करेंगे। जैसा आप लोग जानते हैं कि इतिहास क्या है, एक बीती हुई घटनाओं की एक कहानी है, यानी बीती हुई घटना चक्र का हम एक व्यवस्थित जब अध्ययन करते हैं कहानी के रूप में तो उसे हम इतिहास कहते हैं। तो सामान्यतः इसे कहा जाता है, इति का मतलब बीता हुआ, हास का मतलब कहानी, बीती हुई कहानी को ही हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं। अब बीती हुई कहानी के विषय में क्या खोज करना, जैसे सामान्यतः इतिहास के विषय में कौन सी घटना किस क्रम में हुई, कौन सा बात विचार सिद्धांत व्यवहार किस क्रम में हुआ, उसका कारण क्या हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ, उसमें परिवर्तन फिर किस रूप में हुआ, परिवर्तन का औचित्य कितना सही कितना गलत था, इत्यादि जो है बहुत सारी जानकारियों को हम लोगों को उसमें खोजना पड़ता है। एक प्रकार से अगर हम देखा जाए तो इतिहास को क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ढंग से वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने के लिए भी यह खोज परम आवश्यक होती है, या इस प्रकार की व्यूह रचना करते हुए अध्यापक जो है विषय वस्तु को खोज के माध्यम से व्यवस्थित क्रम में पढ़ाते हुए या ज्ञान देने का कार्य करता है। अब इतिहास इसलिए भी अध्ययन इसका आवश्यक होता है क्योंकि जो है मानव व्यवहार से जुड़ी हुई सब बातें होती हैं। कुछ मानव जीवन में ऐसी भी सिद्धांत व्यवहार होते हैं जो समय के परिवर्तन के साथ बदल जाते हैं और कुछ नहीं बदलते हैं। जैसे माता पिता का स्थान समय कितना हो बदल जाए, उनका अद्वितीय स्थान रहेगा। गुरु का स्थान, मित्रता का स्थान, धर्मपति और धर्मपत्नी का स्थान। एक प्रकार से कहा जाए कि संसार में समाज के आदर्श या उत्तम स्वरूपों का और गलत व्यवहार गलत स्वरूपों का संघर्ष और इसका स्वरूप और इसका कारण और परिणाम इत्यादि होता रहा है। यही कारण है कि इतिहास आज भी मानव को प्रेरणा देता है, जो मानव के व्यक्तित्व को सही दिशा में निर्माण करने हेतु, सही दिशा में कार्य करने हेतु, सही दिशा में शासन तंत्र को चलाने हेतु बहुत सारी प्रेरणाएँ देता है। इसलिए ऐतिहासिक खोज व्यूह रचना का अध्ययन आवश्यक भी है और ज़रूरी भी है। चलते हैं हम लोग ऐतिहासिक व्यूह रचना के संदर्भ में हम लोग अब डिटेल में इस वीडियो में अध्ययन करेंगे है। अगर ऐतिहासिक व्यूह रचना की हम बात करें, ये ऐतिहासिक व्यूह जो रचना है इसका जो है खोज या इसके जन्मदाता के रूप में J.S. ब्रूनर जी हैं, जिन्होंने ऐतिहासिक व्यूह रचना को एक जो है वास्तविक शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं के अंतर्गत एक व्यूह रचना के रूप में स्थापित करने का कार्य किया था J.S. ब्रूनर ने। हम लोग इसको देखते हैं, इसका व्यवस्थित अर्थ देखते हैं। शिक्षक द्वारा सामाजिक तथ्यों के खोज के लिए जो घटनाक्रम से संबंधित हो या कारण परिणाम से संबंधित हो या विभिन्न समयों या विभिन्न कार्यों के या विभिन्न पात्रों की तुलना से संबंधित हो या समय के परिवर्तन एवं आवश्यकता से संबंधित हो या सामाजिक संबंधों के से संबंधित हो या शासन तंत्र से संबंधित हो या विभिन्न सिद्धांतों एवं क्रियाओं के प्रमाण से संबंधित हो। यानी शिक्षक द्वारा सामाजिक तथ्यों की खोज में घटनाक्रम, कारण परिणाम, तुलना, परिवर्तन, संबंध, शासन तंत्र, प्रमाण इत्यादि से संबंधित खोज के लिए जो कार्यक्रम तैयार किए गए हैं, खोज के लिए जो कार्यक्रम अध्यापक ने जो तैयार किया है, कार्यक्रम के अनुसार छात्रों के माध्यम से कार्य कराते हुए अधिगम कराने का जो कार्य किया जाता है उसे हम ऐतिहासिक खोज व्यूह रचना कहते हैं। इसको फिर देखिए, शिक्षक द्वारा सामाजिक तथ्यों की खोज के लिए जैसे घटनाक्रम, कारण परिणाम, तुलना, परिवर्तन, संबंध, शासन तंत्र, प्रमाण इत्यादि के लिए जो अध्यापक कार्यक्रम तैयार किया है, क्योंकि जो खोज का जो आधार बनेगा ये ऐतिहासिक खोज व्यूह रचना अध्यापक तैयार करेगा। क्यों? क्योंकि वह किसी विषय को अध्ययन करा देना चाहता है, वो घेराबंदी कर रहा है कि ताकि छात्र उस चीज़ को जो बताना चाहता है ऐतिहासिक प्रमाण के तौर पर उस पर छात्र विश्वास करते हुए अधिगम कर सके। इसलिए जो एक कार्यक्रम तैयार करेगा इन सब चीज़ों के लिए यह शिक्षक तैयार करेगा। परंतु इस कार्यक्रम की विशेषता यह है कि जो कार्यक्रम तैयार किया गया है
छात्र क्या होता है इसमें मुख्य भूमिका में होगा, क्योंकि छात्र को इस कार्यक्रम के अनुसार भी चलना होता है और उसे स्वतंत्रता भी मिली रहती है। स्वविवेक का भी वह प्रयोग करके उससे आगे भी जा सकता है, उसके आगे के तथ्यों को या सही जानकारियों को या प्रमाणों को भी वो बता सकता है। इसलिए जो कार्यक्रम तैयार किया जाता है वो छात्र अध्यापक द्वारा अस्थायी रूप से तैयार किया जाता है इन सब के लिए, और उसमें छात्र को भी स्वविवेक के अनुसार कार्य करने की अनुमति भी होती है। इसलिए छात्र आविष्कारक रूप में भी होता है। और इन यानी अस्थायी रूप से कार्यक्रम के अस्थायी स्वरूप के संग संग छात्र स्वविवेक का प्रयोग करते हुए आविष्कारक के रूप में होता है। इसलिए भी ऐतिहासिक घटना या क्रियाकलापों से जो है वह सीखता है, अपने अनुभव से सीखता है, अपने निरीक्षण से सीखता है, अपने विभिन्न सोच समझ से सीखता है छात्र। तो इसको फिर से एक बार देखें। शिक्षक द्वारा सामाजिक तथ्यों की खोज के लिए, जैसे घटनाक्रम, कारण परिणाम, तुलना, परिवर्तन, संबंध, शासन तंत्र, प्रमाण इत्यादि के लिए शिक्षक द्वारा जो कार्यक्रम के अनुसार कार्य करने के साथ साथ छात्रों को भी उन चीज़ों की खोज करने की स्वतंत्रता के साथ अधिगम जब कराया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ऐतिहासिक खोज व्यूह रचना कहते हैं। ऐतिहासिक खोज व्यूह रचना कहते हैं। यदि इतिहास को निश्चित दायरे में बांध दिया जाए कि आपको ऐसे ही करना है तो खोज उसमें कैसा? इसीलिए इसमें कुछ निश्चित दायरा होते हैं, फिर भी छात्र को एक स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाती है कि आप इसके आगे सर्च करो। इस घटना में आज भी समस्याएं हैं कि ये पहले हुआ था या बाद में हुआ था, इस घटना का कोई और भी प्रमाण खोजो। ऐसे तमाम प्रकार के निर्देश देते हुए अध्यापक सहयोगी भूमिका में होता है, नेतृत्व की भूमिका में होता है, परंतु आविष्कारक की भूमिका में छात्र ही होता है। इसलिए यह विधि अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाती है। जैसे साइंस की अगर हम बात करें तो अन्वेषण का जो होता है, तो साइंस में हर काम सिस्टमेटिक और प्रयोगात्मक गतिविधियों से गुजरता है, परंतु यहाँ पर जो गतिविधियाँ हैं यह तथ्यात्मक और संबंधात्मक और अध्ययन और साक्ष्य प्रमाणों के आधार पर क्रियाशील होते हैं, न कि पूरी तरह से प्रयोगों के आधार पर होते हैं। तो आप समझ गए होंगे, इसके अर्थ को समझ गए हैं। तो अब इसके हम लोग गुण को देखते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि इस विधि के अंतर्गत, ऐतिहासिक खोज व्यू के अंतर्गत जो जी.एस. ब्रूनर ने दिया था, तो इसके अंतर्गत सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है बोधगम्यता। बोधगम्यता का मतलब किसी चीज़ को समझने, परखने, जांचने, परखने, अनुभव करने और उस विषय में व्यवस्थित रूप से संतुष्ट होने संबंधी गतिविधियां बढ़ जाती हैं। इसलिए बोधगम्यता, छात्रों में किसी चीज़ को समझने की क्षमता बहुत अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि वह उस व्यूह रचना के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से वह क्रियाशील होता है, एक आविष्कारक की भूमिका में होता है और शिक्षक निर्देशक की भूमिका में होता है। तो कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि बोधगम्यता किसी भी ऐतिहासिक प्रमाण को, उसके शासनकाल को या उसके क्रियाविधि को अन्य कई स्वरूपों में उसका अध्ययन करने की उसे स्वतंत्रता होती है। इसलिए उस विषय में वह बहुत ज़्यादा अधिक समझदार या बहुत सी बातें समझ लेता है, अधिगम करता। इसलिए इसमें बोधगम्यता बढ़ जाती है। दूसरा चिंतन का तात्पर्य है कि जब कई घटनाएं या कई बात विचार या कई पात्रों की कई सारी बातें या कई कारण परिणाम जब एक साथ टकराते हैं तो उसमें चिंतनशीलता छात्रों की बढ़ जाती है। क्यों? कि कौन सी घटना कब हुई थी, किस घटना का क्या प्रमाण था, किस घटना या किस व्यवहार या किस सिद्धांत, किस नियम का, किस सोच का, किस नीति का क्या प्रभाव पड़ा, किस क्रम में प्रभाव पड़ा और कितना प्रभाव पड़ा। जब इन सब बातों पर विचार किया जाता है तो छात्रों की जो है चिंतन शक्ति भी बढ़ जाती है। ऐतिहासिक खोज व्यूह रचना के अंतर्गत चिंतन शक्ति यानी समस्या का समाधान, विचारों का क्रम, विचारों का प्रभाव, विचारों का स्वरूप, विचारों का परिवर्तन, विचारों की गंभीरता, विचारों का से संबंधित अन्य क्रियाकलाप। तो इसमें चिंतन शक्ति भी छात्रों की बढ़ जाती है। अगला है निरीक्षण एवं परीक्षण। बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक चीज़ें होती हैं जिसका वहाँ जा कर के उस अवशेष को देखा जाता है या उससे बनी कोई प्रमाण देखा जाता है या शिलालेख देखा जाता है या लिपि देखी जाती है और या मूर्तियों को देखा जाता है, मंदिरों से संबंधित प्रमाण को देखे जाते हैं, शैली के प्रमाण को देखा जाता है, चित्रकला इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको छात्र क्या करता है, निरीक्षण जा कर के देखता भी है और उसका जो है वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से, प्रयोगों के यानी कार्बन का परीक्षण के माध्यम से उसके आयु या उसकी रचना का काल इत्यादि संबंधी बातों को भी वह जानता समझता है। इसलिए निरीक्षण और परीक्षण के माध्यम से भी उसे अस्थाई आधार
ज्ञान का, व्यवहार का, उस घटनाक्रम का उसे प्राप्त होता है। इसका यह भी एक गुण है जो निरीक्षण परीक्षण के माध्यम से छात्रों को प्राप्त होते हैं। अगला है विश्लेषण एवं संश्लेषण। विश्लेषण का तात्पर्य है कि जब किसी घटना, किसी बात, किसी विचार, किसी व्यवहार, किसी क्रिया, किसी गतिविधि को हम विशेष रूप से सभी से जोड़ करके उसके प्रभाव, उसके क्रियाकलाप, उसके गतिविधि इत्यादि का जब अध्ययन करते हैं तो उसे हम विश्लेषण कहते हैं। इन विश्लेषण की भी उसकी क्षमता बढ़ जाती है छात्र की। दूसरा है संश्लेषण। संश्लेषण का तात्पर्य है कि जैसे उसका निष्कर्ष क्या निकला, उसका सार तत्व क्या है, उसका मूल तत्व क्या है। जैसे अगर ये कहा जाए कि मुग़ल वंश में अकबर के समय शासन तंत्र का मूल आधार क्या था, उस समय शासन तंत्र सबसे शांत, व्यवस्थित और शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था। तो एक प्रकार से उस शासन का जो मूल स्वरूप क्या था या उस घटना का मूल आधार क्या था, उसका निष्कर्ष क्या निकला, उसके विकास का क्या निष्कर्ष था, उसके अंत का क्या आधार बना, क्या निष्कर्ष बना, यानी उस घटनाक्रम का या उस ऐतिहासिक प्रमाण का सार स्वरूप तत्व क्या है, यह भी जानकारी इस विधि के अंतर्गत अधिगमकर्ता सीखता है। अगला है समाज का वैज्ञानिक अध्ययन। यह जो इस विधि के अंतर्गत जो समाज के जो विभिन्न घटनाक्रम रहे हैं उसको सुव्यवस्थित एवं क्रम ढंग से अध्ययन का भी अवसर और अध्ययन संबंधी प्रक्रियाओं का भी इसमें पालन किया जाता है। इसलिए ऐतिहासिक खोज भी हमको एक वैज्ञानिक अध्ययन का स्वरूप प्रदान करती है। अगला है पूर्व ज्ञान का स्थापन या उपयोग। जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं, जो बीती हुई घटनाएं हैं, उन सब घटनाओं या उनके क्रियाकलाप या व्यक्तित्व, उन सब के सामाजिक परिवर्तन या शासन तंत्र से संबंधित बातों का जो है हम अध्ययन करते हैं। वर्तमान में उसकी उपयोगिता और अनुपयोगिता का भी हम लोग मूल्यांकन करते हैं या उससे भी हम उससे ज्ञान का लाभ उठाने का प्रयास करते हैं। यह भी लाभ हमको इसी ऐतिहासिक खोज व्यूहरचना से प्राप्त होते हैं। अगर हम इसके दोष की बात करें तो सभी चीज़ों में ऐतिहासिक प्रमाण नहीं खोजे जा सकते। अब जैसे कुछ किताबें हैं जिस क्षेत्र में किताबें नहीं हैं या हर चीज़ का प्रयोग भी नहीं कर सकते, हर जगह ऐतिहासिक कोई चीज़, हर चीज़ में ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिल पाते हैं। इसीलिए जो है सभी विषयों में इस प्रकार का खोज किया जाए ये संभव नहीं है। इस तरह से प्रयोग किया जाए, इस तरह से खोज को बढ़ावा दिया जाए तो हर विषय में ये संभव नहीं है। अब अर्थशास्त्र में क्या खोजेंगे, अर्थशास्त्र में, इतिहास में क्या खोजेंगे। एक प्रकार से जो है एक स्वरूप, नॉर्मल स्वरूप, पूरा प्रमाणिक स्वरूप नहीं देखा जा सकता। प्रमाणिक स्वरूप जो थोड़ा बहुत मिलेगा वह इतिहास के ही संदर्भ में मिलेगा, अर्थशास्त्र के संदर्भ में उतना विशेष नहीं मिलेगा। उसी तरह से अगर हम बात करें विज्ञान का इतिहास क्या खोजेंगे। विज्ञान का इतिहास एक सामान्य, उसका हर तरह से उसको प्रयोग करके उसे सिद्ध, उस समय के लिए वैसा ही सही था वैसा ही करके दिखाओ। हर चीज़ के लिए यह विषय जो है सूटेबल नहीं होता है। यह विधि सिर्फ इतिहास विषय के लिए ज़्यादा सूटेबल होता है। यानी एक प्रकार से कहा जाए तो सभी विषयों के लिए यह उपयोगी विधि नहीं है पूरी तरह से, और सभी टॉपिक के लिए भी उपयोगी नहीं है। अब अकबर का रानियों से बहुत प्रेम था, इसका क्या प्रमाण है, बस उसका क्या प्रयोग है। बस प्रमाण का मतलब वही जो अध्ययन लिखा गया वही लिखा गया है, उसी को मान लिया जाता है। ऐसा थोड़ी नहीं कि किसी के साथ कम ज़्यादा था, किसके संग कम था, इसका कोई प्रयोग करके देखा जा सकता है, तो ऐसा नहीं ना कहा जा सकता। अब उस समय का जो इतिहास के हम लोग प्रमाण जो मिलते हैं, उस समय जो राज दरबार के लोग थे वही नहीं का प्रमाण मिलता, अन्य का प्रमाण नहीं मिले तो कैसे मालूम चला कि जो लिखा गया वो पक्षपातपूर्ण लिखा गया या राजा के डर से लिखा गया। ऐसा कुछ स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। तो आगे चलते हैं अपूर्ण व्यूहरचना। अपूर्ण व्यूहरचना का मतलब ये है कि जो ऐतिहासिक जो है इसमें कई विधियों का प्रयोग होता है। जैसे विद्यार्थी को अगर दिक्कत है तो प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग कर देगा, प्रश्नोत्तर व्यूहरचना का प्रयोग कर देगा। और वहीं पर अगर उसको और भी नहीं स्पष्ट क्लियर हो रहा है तो अन्वेषणात्मक व्यूहरचना का प्रयोग कर सकेगा, करते हुए उस विषय को खोज करने का प्रयास करेगा। यानी यह पूरी तरह से विषय अपने आप में पूर्ण नहीं, अन्य विषयों के सहयोग से बनती है, यह भी इसमें दोष बनता है। फिर ऐतिहासिक में जो है जो विशेष घटना या विशेष कोई बात आती है तो उसमें समय, धन, श्रम इत्यादि का बहुत ज़्यादा खर्च होता है। ख़ासतौर से ये बीती हुई घटनाएं हैं, इसके विषय में जो है सब लोग रुचि लें ऐसा नहीं देखा जाता। अर्थात यह जो है थोड़ा इसमें निरस्ता ज़्यादा मिलती है, क्योंकि जो बीत चुके हैं सो बीत चुके हैं। हाँ, अध्ययन में जो सैद्धांतिक या जो उपयोगी हैं उनके में तो जो रुचि सहज उत्पन्न हो जाती है। लेकिन अब कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें अब चीज़ों को हम जान करके उससे क्या, जैसे अब सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो खोज हुआ, प्रमाण मिल गया कि वो है,
मिल गया और उससे हम क्या लाभ उठाएंगे? उसका लाभ हम व्यवहारिक पहलू पुस्तकों से ही लाभ उठा सकते हैं, उसकी जानकारियों से ही लाभ उठा सकते हैं, न कि उस अवशेष से लाभ उठा सकते हैं। अवशेष तो मात्र इतना ही प्रमाण देता है कि यहाँ चीज़ ऐसी थी, तो ऐसा नहीं कि वो संस्कृति जो उत्तम थी वो आ गई, ऐसा तो है नहीं। हाँ, ज्ञान के तौर पे लाभ हो सकता है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर लाभ कम होने के कारण से जो है इसमें थोड़ा नीरसता की प्रवृत्ति पाई जाती है। ये रहा इसके गुण, इसके दोष। मुझे उम्मीद है कि इस विधि के आप समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।